तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 19। चैप्टर का नाम है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। तो चैप्टर का नाम ही ये सजेस्ट कर रहा है कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम वेरियस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स और उनका एलिमिनेशन कैसे करना है, उनको बॉडी से निकालना कैसे है, उस मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरुआत एनसीईआरटी में यहाँ से होती है। एनसीईआरटी इस चीज़ को समराइज करता है कि जो वेरियस एनिमल्स होते हैं वो अपनी बॉडी में किस फॉर्म में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, जो जितने वेरियस वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको किस फॉर्म में एक्यूमुलेट करता है। यानी कि एनिमल्स अपने बॉडी में वेस्ट को किस फॉर्म में एक्यूमुलेट करते हैं। तो वो जो एक्यूमुलेशन होता है वो होता है अमोनिया के फॉर्म में, यूरिया के फॉर्म में, यूरिक एसिड के फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, वाटर के फॉर्म में, और कुछ जो आयंस होते हैं जैसे कि सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोराइड। तो ये जो वेस्ट मटेरियल होते हैं ये उनकी बॉडी में आते कहाँ से हैं? जो बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ उनके बॉडी में चल रही होती हैं, उनके जो वेस्ट, उनसे जो प्रोडक्ट निकलते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो ये रहते हैं जो उनकी बॉडी में एक्यूमुलेट होते रहते हैं। या तो बहुत सारे अलग अलग मेटाबॉलिक एक्टिविटी के थ्रू ये प्रोडक्ट आए होंगे, वेस्ट प्रोडक्ट आए होंगे, या एक्सेस इंजेशन के द्वारा ये प्रोडक्ट उनकी बॉडी में एक्यूमुलेट हुए होंगे। अब क्या है, अब फर्दर हम इस चैप्टर में ये लर्न करने वाले हैं, हम उन मैकेनिज्म को लर्न करने वाले हैं जिनके थ्रू ये जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं ये उनकी बॉडी से बाहर निकलेंगे। और स्पेशली एनसीईआरटी ने फोकस किया है नाइट्रोजनस वेस्ट पे, कि जितने नाइट्रोजनस वेस्ट हैं उनको बॉडी से निकालने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए जो मैकेनिज्म है उसका डिस्कशन इस चैप्टर में एनसीईआरटी करेगा। तो पहले तो हम ये जान लें कि कौन कौन से नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं मेनली। तो मेनली जो 3 टाइप के नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं जिनका जिक्र एनसीईआरटी ने करा है, जिसमें कि सबसे पहला होता है अमोनिया, दूसरा होता है यूरिया और तीसरा होता है यूरिक एसिड। अमोनिया जो होता है ये सबसे ज़्यादा टॉक्सिक वेस्ट होता है, सबसे ज़्यादा टॉक्सिक। और यूरिक एसिड जो होता है ये सबसे लिस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट होता है। तो जो जितना ज़्यादा टॉक्सिक होगा उसको बॉडी से एलिमिनेट करने के लिए उतने ज़्यादा वाटर की आवश्यकता होगी, और जो जितना कम टॉक्सिक होगा उसको बॉडी से एलिमिनेट करने के लिए कम वाटर की आवश्यकता होगी। तो अमोनिया में मोर टॉक्सिक है, मोर वाटर रिक्वायरमेंट होगा फॉर एलिमिनेशन। यूरिक एसिड लिस्ट टॉक्सिक है, लिस्ट वाटर रिक्वायरमेंट होगा फॉर एलिमिनेशन। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो देखिए जो अमोनिया है, अमोनिया का एक्सक्रीशन जिस प्रोसेस के थ्रू होता है, यानी कि जिस प्रोसेस के थ्रू अमोनिया का एलिमिनेशन बॉडी से बाहर होता है उसको हम बोलते हैं मेनली क्या, डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न के थ्रू अमोनिया बॉडी के बाहर एलिमिनेट होता है। अब डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन का मतलब होता है कि किसी भी पर्टिकुलर चीज का अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना। अब ये कंसंट्रेशन क्या होता है, मतलब ये सिंपल अगर सीधी बात करूं तो कि कोई भी चीज अपने जहां वो अधिक मात्रा में है वहां से जहां वो कम मात्रा में है उधर की तरफ उसका चले जाना है। यानी कि जहां उसका अमाउंट ज़्यादा है उससे जहां उसका अमाउंट कम है उधर की तरफ फ्लो कर जाने को ही हम डिफ्यूजन बोलते हैं। तो अमोनिया जो होता है डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू बॉडी से एलिमिनेट होता है। और क्योंकि ये डिफ्यूजन अमोनिया का होगा तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, अमोनोटेलिज्म। और जो एनिमल्स ये प्रोसेस को अपनाते हैं अमोनिया को बाहर करने के लिए उनको हम क्या बोलते हैं, अमोनोटेलिक्स। अमोनोटेलिक्स जो होते हैं ये अमोनोटेलिज्म प्रोसेस के जरिए अमोनिया को बॉडी से एलिमिनेट करते हैं। तो फर्दर आगे बढ़ते हैं। तो यानी आप ये समझ गए कि जो अमोनोटेलिक होते हैं ये अमोनिया को
बाहर एक्सक्रीट या एलिमिनेट करते हैं। अब अमोनोटेलिक के एग्जाम्पल कौन से हैं, कौन कौन से ऐसे जीव हैं जो कि अमोनोटेलिक कहलाएंगे। ठीक है, तो अमोनोटेलिक का एनसीईआरटी ने 3 एग्जाम्पल दिया है। पहला है बोनी फिशेस, दूसरा है एक्वेटिक एम्फीबियंस एंड तीसरा है एक्वेटिक इंसेक्ट। ये एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। अमोनोटेलिक में फर्स्ट एग्जाम्पल है बोनी फिशेस, दूसरा है एक्वेटिक एम्फीबियंस, तीसरा है एक्वेटिक इंसेक्ट। तो ये जो बोनी फिशेस है, देखिए क्या करता है, ये डिफ्यूजन के द्वारा ही बॉडी सरफेस से या गिल से एज अमोनियम आयन के रूप में अमोनिया को एक्सक्रिएट करता है, यानी कि बाहर निकालता है। तो बोनी फिशेस डिफ्यूजन के द्वारा बॉडी सरफेस से या गिल्स से एज अमोनियम आयन अमोनिया को बॉडी के बाहर एलिमिनेट कर देते हैं। इसके अलावा एक्वेटिक एम्फीबियंस और एक्वेटिक इंसेक्ट भी अमोनोटेलिक होते हैं। फर्दर हम प्रोसीड करते हैं। तो दूसरा टर्म एनसीईआरटी में दिया हुआ है यूरियोटेलिक। नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि यूरियोटेलिक मतलब कि यूरिया को बॉडी से बाहर निकालना। इसके कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं जो कि यूरियोटेलिक की कैटेगरी में आते हैं, उसमें सारे मैमल्स आ जाएंगे, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस आ जाएंगे और मरीन फिशेस आ जाएंगे। इनमें क्या होता है कि इनकी बॉडी में भी अमोनिया ही फॉर्म होता है, बट क्योंकि ये एक एडेप्टेशन है कि बॉडी से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को, वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकाला जाए कम वाटर कंजम्पशन का यूज़ करके, तो वहाँ पे क्या होता है कि इनकी जो किडनीज होती हैं वो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करती हैं, और यूरिया जो है अमोनिया के मुकाबले कम वाटर कंज्यूम करता है बॉडी से बाहर निकलने के लिए। तो ये एक तरीका एडेप्टेशन ही था। अमोनोटेलिक से यूरियोटेलिक में यही फायदा था कि कम वाटर कंजप्शन में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बाहर निकल जाते हैं। देन आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा जो टर्म एनसीईआरटी ने वो किया है वो है यूरिकोटेलिक। ये टर्म ही सजेस्ट कर रहा है कि यानी यूरिक एसिड का एलिमिनेशन यहाँ पे होगा। इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं जो कि यूरिकोटेलिक की कैटेगरी में आते हैं, वो होते हैं रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल्स और इंसेक्ट। और इन्होंने फर्दर अडेप्ट किया, इन्होंने सोचा कि हम इनसे भी ज़्यादा कम वाटर कंजप्ट करेंगे और एलिमिनेट कर देंगे वेस्ट मटेरियल्स को। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो एलिमिनेशन होता है उसमें 0, लगभग नील, बहुत ही कम वाटर कंजप्शन होता है, इसलिए ये पेस्ट या पैलेट फॉर्म में होते हैं। यानी जो ये एलिमिनेशन होता है ये पेस्ट या पैलेट फॉर्म में एलिमिनेशन होता है किसका, वेस्ट प्रोडक्ट का। बॉडी से बाहर वेस्ट प्रोडक्ट पेस्ट या पैलेट के फॉर्म में निकलते हैं, किसमें, यूरिकोटेलिक में। तो ये देखिए वाटर रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा किस में है वेस्ट प्रोडक्ट के एलिमिनेशन के लिए, अमोनोटेलिक में। उससे कम किस में है, यूरियोटेलिक में। और सबसे कम किस में है, यूरिकोटेलिक में, क्योंकि इसमें पेस्ट या पैलेट फॉर्म में होता है। यहाँ तो पानी ना के बराबर यूज हो रहा है, और यहाँ पे अमोनिया सबसे ज़्यादा पानी कंज्यूम कर रहा था, तो अमोनिया को किस में कन्वर्ट कर दिया गया, यूरिया में। और यूरिया क्या है, अमोनिया के मुकाबले कम वाटर कंजप्शन करता है बॉडी से बाहर निकलने के लिए। ये एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इनको लर्न करना है। फर्दर आगे बढ़ते हैं हम। आगे एनसीईआरटी ने बात करी है एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर की। तो किडनी के अलावा जो कि वर्टिब्रेट्स में होते हैं, इसके अलावा एनसीईआरटी ने 4 टाइप के एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर का डिस्कशन किया है। तो इसमें जो सबसे पहला है वो है प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल। प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल ये एक टाइप का एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है जिसके द्वारा वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर निकाले जाते हैं। तो ये किस में पाया जाता है, प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल किस में पाया जाते हैं, ये प्लेटी हेलमेंथीज में, फ्लैटवॉर्म्स एग्जाम्पल प्लेनेरिया, रोटिफर्स में, कुछ एनिलिड्स में, सिफेलोकॉर्डेटा जैसे कि एम्फॉक्सियस में, ये प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल्स पाए जाते हैं एज अ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जो कि वेस्ट मटेरियल्स को बॉडी से बाहर निकालते हैं। इसका जो मेन कंसर्न होता है, इनमें तो ये काम कर रहे हैं एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर के रूप में, लेकिन इनका जो मेन कंसर्न होता है ना ये प्रोटोनेफ्रिडिया का या फ्लेम सेल का, वो होता है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन मतलब आयनिक और फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन, यानी कि बॉडी में फ्लूइड और आयंस को बैलेंस में रखना।
कि कहीं आयनिक और फ्लूइड का जो बैलेंस है वो उसी हिसाब से रहे जैसी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, कम ज़्यादा ना हो। तो इसमें ये हेल्प करते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन, यानी कि आयंस, बॉडी में आयंस और फ्लूइड का बैलेंस बनाए रखना। तो मेन काम इनका ये होता है, लेकिन इसमें ये एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर के रूप में भी वर्क करते हैं इन एग्जाम्पल्स में। देन सेकेंड स्ट्रक्चर जो है एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर का, वो होता है नेफ्रीडिया। ये किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है अर्थवर्म में और एनिलिड्स में। इसका काम क्या होता है नेफ्रीडिया का? ये नाइट्रोजनस वेस्ट को, यानी कि एक्सक्रीशन में तो हेल्प करता ही करता है, नाइट्रोजनस वेस्ट को, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में तो नेफ्रीडिया हेल्प करता ही करता है, साथ ही साथ फ्लूइड और आयनिक बैलेंस बनाने में ही मेंटेन करता है नेफ्रीडिया भी। किनमें? अर्थवर्म और एनिलिड्स में भी ये भी दोनों काम करता है। ये नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव भी करता है, प्लस फ्लूइड और आयनिक बैलेंस भी मेंटेन रखता है। यही काम प्रोटोनेफ्रीडिया या फ्लेम सेल इन एग्जाम्पल्स में कर रहा था। देन आते हैं हम मालफिजियन बॉडी, जो तीसरा एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, जो कि इंसेक्ट्स फॉर एग्जांपल कॉकरोचेस में पाया जाता है। ये क्या काम करता है? ये भी यही सेम काम करता है, नाइट्रोजनस वेस्ट को एलिमिनेट करता है, प्लस ऑस्मो रेगुलेशन मींस आयनिक और फ्लूइड का मेंटेनेंस बॉडी में बनाए रखता है। फोर्थ एग्जांपल आता है एंटीनल ग्लैंड्स और ग्रीन ग्लैंड्स। ये किस में पाए जाते हैं? इसमें सीधा एग्जांपल याद करना है, क्रस्टेशियंस यानी कि प्रॉन्स में ये पाए जाते हैं। फर्दर अब आगे बढ़ते हैं। आगे एनसीईआरटी बात करता है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम मेनली कंसिस्ट होता है किससे? इन चार पार्ट से मिलके, जिसमें कि पेयर ऑफ किडनीज होती हैं, पेयर ऑफ यूरेटर्स होते हैं, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है और एक यूरेथ्रा होता है। इसको हम डायग्राम में देखते हैं। तो एनसीईआरटी ये बोलता है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम किससे मिलके बना होता है। ये देखिए ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम या एक्सक्रीटरी सिस्टम का ये डायग्राम है, जिसमें वो बोलते हैं कि इसमें पेयर ऑफ किडनीज होती हैं, पेयर ऑफ यूरेटर होते हैं, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है और एक यूरेथ्रा होता है। इन्हीं चार पार्ट से मिलके ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम बना होता है। देन एनसीईआरटी में आगे डिटेल में बात करी गई है किडनी की। एनसीईआरटी ये बोलता है कि किडनी जो होती है, ये जो किडनी थी, इसी के बारे में डिटेल में फर्दर आगे बात की गई है एनसीईआरटी में। तो एनसीईआरटी कहता है किडनी जो होता है इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन कलर का। इसका जो शेप होता है ये बीन शेप, यानी राजमा जो होता है ना, राजमे की शेप का ये होता है और ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। ये सिचुएटेड कहाँ पे होता है? ये जो हमारी रीढ़ की हड्डियाँ होती हैं, थोरेसिक 12 और लंबर 3 के डिस्टेंस, इन्हीं के बीच में ही ये किडनी सिचुएटेड होती है, उन्हीं के पैरेलली सिचुएटेड होती है। इसके लेंथ कितना होता है? 10 से 12 सेंटीमीटर का होता है। चौड़ाई 5 से 7 सेंटीमीटर की होती है। विड्थ कितनी होती है? 120 से 170 ग्राम की इसकी वेट होता है। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो देखिए किडनी में क्या होता है कि टुवर्ड द सेंटर ऑफ इनर कॉन्केव सरफेस, यानी जो किडनी का स्ट्रक्चर है उसके कॉन्केव सरफेस के सेंटर की तरफ एक नॉच पाया जाता है, जिसको हाइलम बोलते हैं, और जिससे कि एंट्री होती है किसकी? यूरेटर ब्लड वेसल्स नर्वस। इसको हम डायग्राम में समझते हैं। देखिए एनसीईआरटी क्या बोल रहा है? एनसीईआरटी ये बोल रहा है कि ये रहा किडनी का स्ट्रक्चर। तो ये कह रहे हैं ये किडनी रहा, एक किडनी का कॉन्केव सरफेस, ये किडनी और ये किडनी का कॉन्केव सरफेस, इसके अंदर ये वाला पार्ट नॉच, ये एक नॉच सा मिल रहा है, यहाँ पे एक नॉच सा फॉर्मेशन हो रहा है, इसी को बोलते हैं हाइलम। तो ये पार्ट देखिए, इधर हाइलम और इधर ये वाला पार्ट हाइलम, ये इसका कॉन्केव सरफेस के सेंटर की तरफ यहाँ पे एक नॉच फॉर्म हो रहा है जिसको बोलते हैं हाइलम, और इसी हाइलम के थ्रू हुई किसकी एंट्री होती है? यूरेटर की, ब्लड वेजस की, नर्व्स की। ये देखिए यूरेटर यहाँ पे रहा है, यूरेटर ये, ब्लड वेजस ये, और अदर जो फर्दर नर्व होते हैं इसी के थ्रू एंटर करते हैं किसमें? किडनी में। इस पोर्शन को क्या बोलते हैं? हाइलम। आगे प्रोसीड करते हैं। अब हम बात करेंगे इनर पार्ट ऑफ किडनी की। तो इनर पार्ट ऑफ किडनी, हम ये तो हमने जान लिया कि हाइलम क्या होते हैं। अब हाइलम आगे प्रोसीड करता है तो ये कन्वर्ट होता है रीनल पेल्विस में। किसमें कन्वर्ट होता है ये? रीनल पेल्विस में। और रीनल पेल्विस का जो फर्दर प्रोजेक्शंस होते हैं इनको हम नाम देते हैं कैल्सियस।
और जो रीनल पेल्विस होता है, जो हाइलम का फर्दर जो प्रोसीड से बना होता है, ये ब्रॉड फनल शेप का स्ट्रक्चर होता है। डायग्राम में देखते हैं, तो डायग्राम में आप देखेंगे तो ये पाएंगे कि ये रहा हाइलम। हाइलम जो फर्दर प्रोसीड करता है, तो ये जो पोर्शन है येलो वाला सा जो ये पोर्शन दिख रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, रीनल पेल्विस। और रीनल पेल्विस जो आगे फर्दर प्रोजेक्शंस इसके आप देख रहे हैं, ये जो छोटे छोटे प्रोजेक्शंस इससे निकले हुए हैं, ये हाइलम, ये रीनल पेल्विस, और इसके जो ये प्रोजेक्शंस निकले हुए हैं ना, इनको हम बोलते हैं कैल्सियस। तो ये हाइलम आगे प्रोसीड करके ब्रॉड फनल शेप का जो स्ट्रक्चर बना रहा है, इसी को बोलते हैं रीनल पेल्विस। इससे जो प्रोजेक्शंस हुए, ये हुए कैल्सियस। अब आगे प्रोसीड करते हैं। किडनी में 2 जोन्स होते हैं। किडनी में 2 जोन्स होते हैं, आउटर किडनी और इनर पार्ट। यानी कि किडनी के दो जोन्स में किडनी को हम डिवाइड कर सकते हैं, आउटर और इनर। आउटर पार्ट को हम बोलते हैं कॉर्टेक्स, इनर पार्ट को हम बोलते हैं मेड्यूला, जो कि किस में डिवाइडेड होता है, मेडुलरी पिरामिड्स में। इसको भी डायग्राम में समझते हैं। ये किडनी है, तो ये कह रहे हैं किडनी का जो ये बाहर वाला पार्ट है, बिल्कुल जो बाहर पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट, यानी कि इसमें ये बिल्कुल बाहर का पार्ट, ये तो ये बोल रहे हैं ये पार्ट है कॉर्टेक्स, ठीक है। और जो अंदर का पार्ट ये पूरा है, ये क्या है, मेड्यूला। तो बाहर का पार्ट कॉर्टेक्स, अंदर का पार्ट मेड्यूला। और ये कह रहे हैं कि जो ये अंदर का पार्ट, यानी कि जो ये मेड्यूला है, ये फर्दर किस में डिवाइड होता है, मेडुलरी पिरामिड्स में। ये देख रहे हैं आप, पिरामिड्स वाले जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये जो पिरामिड्स वाले स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, यही हैं मेडुलरी पिरामिड्स। तो बाहर वाला पार्ट हुआ कॉर्टेक्स, अंदर का पार्ट हुआ मेड्यूला। मेड्यूला किस में कन्वर्ट होता है, ये डिवाइडेड होता है मेडुलरी पिरामिड्स, यानी कि ये जो मेडुला वाले पोर्शन में ही मेडुलरी पिरामिड सिचुएटेड होते हैं, और ये बाहर का पार्ट है, ये है कॉर्टेक्स। तो इस तरीके से किडनी में 2 टाइप के जोन्स हुए। फर्दर एनसीईआरटी बात करते हैं इसमें कॉलम्स ऑफ बर्टिनी की। कॉलम्स ऑफ बर्टिनी ये क्या होता है, ये एक्सटेंशन होता है कॉर्टेक्स का इन बिटवीन मेडुलरी पिरामिड्स। यानी जो हमने ट्रायंगल जैसे स्ट्रक्चर देखा था, इनके बीच में कॉर्टेक्स का एक्सटेंशन ही क्या कहलाता है, कॉलम्स ऑफ बर्टिनी। इसका हम दूसरा नाम देते हैं रीनल कॉलम। इसको हम डायग्राम में देखते हैं। तो एनसीईआरटी ने यहाँ पे दिखाया है कि ये देखिए, ये बाहर का पोर्शन क्या था, ये था कॉर्टेक्स। ये अंदर का पोर्शन क्या था, ये था मेड्यूला। और ये ट्रायंगल से स्ट्रक्चर क्या हुए, ये हुए मेडुलरी पिरामिड्स। अब ये देखिए, कॉर्टेक्स का कुछ पोर्शन जो कि मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में आ रहा ना, एक्सटेंड हो रहा ना, इन्हीं को बोलते हैं रीनल कॉलम्स या कॉलम्स ऑफ बर्टिनी। रीनल कॉलम्स या कॉलम्स ऑफ बर्टिनी। फर्दर प्रोसीड करते हैं। तो फर्दर एनसीईआरटी ये बोलता है कि एक किडनी में लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। यानी एक किडनी में लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं, और किडनी का सारा जो फंक्शन होता है ये नेफ्रॉन ही करते हैं, इसलिए इनको फंक्शनल यूनिट बोलते हैं। तो एक किडनी में जो हमने यहाँ पढ़ा स्ट्रक्चर, हाइलम और इसके जो 2 पार्ट्स थे, ये कॉलम्स ऑफ बर्टिनी, इन सब में अभी तक की नॉलेज के हिसाब से आपको ये जानना है कि इस किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं, जो कि इनका फंक्शनल यूनिट होता है, क्योंकि सारा काम नेफ्रॉन ही करते हैं किडनी का। अब आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में नेफ्रॉन के बारे में। एनसीईआरटी ये बोलता है कि नेफ्रॉन के 2 पार्ट्स होते हैं, एक ग्लोमेरुलस, एक रीनल ट्यूब्यूल। 2 पार्ट्स होते हैं, एक ग्लोमेरुलस और एक रीनल ट्यूब्यूल। ग्लोमेरुलस क्या होता है, ये कैपिलरीज जो होती हैं, इनका गुच्छा होता है। एफरेंट आर्टियोल टफ्ट ऑफ कैपिलरी, यानी कैपिलरीज का एक गुच्छा बनाता है, जिसको ग्लोमेरुलस नाम देते हैं। और जो दूसरा पार्ट होता है, ये रीनल ट्यूब्यूल होता है। इसको डायग्राम में देखते हैं। ये देखिए, ये एफरेंट आर्टियोल है। एफरेंट आर्टियोल ये है, ये फर्दर प्रोसीड हुआ, इसने यहाँ खूब सारी कैपिलरीज का एक टफ्ट बना लिया, गुच्छा बना लिया। तो ये क्या हुआ, ये हुआ ग्लोमेरुलस, ठीक है। और दूसरा जो पोर्शन है, ये येलो वाला जितना पोर्शन है, ये है रीनल
ट्यूब्यूल, और ये पूरा मिला के क्या बनाता है, ये बनाता है एक नेफ्रॉन। यानी कि एक नेफ्रॉन के दो स्ट्रक्चर होते हैं। पहला स्ट्रक्चर क्या होता है, पहला होता है ग्लोमेरुलस, यानी कि ये वाला पोर्शन, ये एफरेंट एर्टियल फर्दर प्रोसीड करके जो ये बना रहा है ये हुआ ग्लोमेरुलस। और दूसरा स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है रीनल ट्यूब्यूल, यानी कि ये येलो वाला पोर्शन जो कि यहाँ से स्टार्ट है और ये पूरा का पूरा यहाँ तक। तो ये पूरा मिलके यानी इन दोनों स्ट्रक्चर से मिलके क्या बनता है, एक नेफ्रॉन। अब हम बात करेंगे किसकी, ग्लोमेरुलस। तो हम समझ गए कि एफरेंट एर्टियल के ने टफ गुच्छ कैपिलरीज का एक गुच्छा बनाया जिसको हमने ग्लोमेरुलस नाम दे दिया। अब रीनल ट्यूब्यूल क्या है, रीनल ट्यूब्यूल की स्टार्टिंग होती है, यानी ये जो येलो वाला स्ट्रक्चर था उसकी बात कर रहा हूँ। रीनल ट्यूब्यूल की स्टार्टिंग किससे होती है, बोमेन्स कैप्सूल की, जिसके अंदर ये ग्लोमेरुलस होते हैं। ये देखिए रीनल ट्यूब्यूल की स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, इस वाले पोर्शन से, जिसको इन्होंने नाम दे दिया बोमेन्स कैप्सूल, और जिसके अंदर इंक्लोज क्या होता है, ग्लोमेरुलस। तो बोमेन्स कैप्सूल के अंदर इंक्लोज होता है ग्लोमेरुलस। और इन दोनों स्ट्रक्चर को अगर एक साथ बोल दिया जाए, यानी कि ये एक अलग स्ट्रक्चर है ग्लोमेरुलस, और रीनल ट्यूब्यूल का पहला पार्ट क्या है, बोमेन्स कैप्सूल, जो कि यहाँ से स्टार्ट होता है। मतलब रीनल ट्यूब्यूल की स्टार्टिंग ही किससे होती है, बोमेन्स कैप्सूल से। लेकिन अगर इन दोनों को एक साथ मिला के एक नाम दे दिया जाए तो एनसीईआरटी ने इनका नाम दिया है माल्फिगियन बॉडी और रीनल कपल्सर, जिसमें किसमें है, ये बोमेन्स कैप्सूल के अंदर जो ग्लोमेरुलस इंक्लोज्ड है ना, इसको नाम दे दिया है माल्फिगियन बॉडी और रीनल कपल्सर्स। अब हम आगे बढ़ते हैं, रीनल ट्यूब्यूल की हम पार्ट्स की बात कर रहे थे। तो पहला पार्ट इसका क्या हुआ, बोमेन्स कैप्सूल, जिसके अंदर क्या है, एक ग्लोमेरुलस, जिसको हमने नाम दे दिया माल्फिगियन बॉडी और रीनल कपल्सर्स। दूसरा पार्ट क्या है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल। तीसरा पार्ट लूप ऑफ हेनली, जिसके दो पार्ट होते हैं, डिसेंडिंग असेंडिंग। चौथा डिस्टल कॉर्नेटर ट्यूब्यूल, और पांचवा कलेक्टिंग डक्ट। इसको डायग्राम में देखते हैं। ये देखिए पहला पार्ट बोमेन्स कैप्सूल, दूसरा पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल। तीसरा पार्ट लूप ऑफ हेनली, जो ये डाउनवर्ड एंड अपवर्ड यहाँ तक लूप ऑफ हेनली, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली एंड असेंडिंग लूप ऑफ हेनली, ये तीसरा पार्ट हुआ। चौथा पार्ट क्या हुआ, डिस्टल कॉर्नेटेड ट्यूब्यूल। एंड पांचवा पार्ट क्या हुआ, कलेक्टिंग डक्ट। यानी कि एक नेफ्रॉन के दो पार्ट थे, पहला ग्लोमेरुलस, दूसरा रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल फर्दर किस में डिवाइड होता है, 5 पार्ट में, बोमेन्स कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनली, डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट। एनसीईआरटी फर्दर इसमें आगे प्रोसीड करते हुए बोलता है कि ये जो माल्फिगियन बॉडी था, माल्फिगियन बॉडी मतलब क्या, जो यहाँ पे था, हमने बताया था ना कि बोमेन्स कैप्सूल के अंदर जो ग्लोमेरुलस होते हैं, इनको एक नाम दे दिया जाए तो बोलते हैं माल्फिगियन बॉडी या रीनल कपल्सर्स। तो एनसीईआरटी ये बोलता है कि माल्फिगियन बॉडी प्लस प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल और डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, ये सब कॉर्टिकल रीजन्स में होते हैं, कॉर्टिकल रीजन्स में होते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको समझते हैं। एनसीईआरटी ये बोल रहा है कि ये बोमेन्स कैप्सूल, ये माल्फिगियन बॉडी, यानी ये पूरा पोर्शन ग्लोमेरुलस प्लस बोमेन्स कैप्सूल, यानी कि ये पूरा माल्फिगियन बॉडी, पीसीटी यानी ये पोर्शन, एंड डीसीटी यानी कि ये पोर्शन, ये पूरा इस किडनी के कॉर्टिकल यानी इस रीजन में सिचुएटेड होता है। ये यहीं पे कहीं पे होगा, यानी कि इसमें बहुत सारे नेफ्रॉन्स होंगे, 1 मिलियन नेफ्रॉन एक किडनी में होते हैं, ये बताया था आपको। तो मान लीजिए यहाँ पे एक नेफ्रॉन है, तो इसका जो ये वाले पोर्शंस होंगे, ये इस वाले को आप इमेजिन करिए, इस स्ट्रक्चर को पूरा यहाँ पे इमेजिन करिए। तो इसका जो ये वाले पोर्शंस होंगे, ये प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल और डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, ये सब कहाँ पे होंगे, ये यहाँ पे सिचुएटेड होंगे, इसके कॉर्टेक्स रीजन में ही होंगे। और लूप ऑफ हेनली कहाँ जाएगा, इसकी आगे फर्दर बात करते हैं कि लूप ऑफ हेनली का ये वाले पोर्शन तो इसी में रहेंगे यहाँ तक। अब आगे प्रोसीड करते हैं। तो एनसीईआरटी ये बोलता है कि लूप ऑफ हेनली मेनली ये मेडुलम होते हैं, ठीक है, मेनली ये मेडुलम होंगे, क्योंकि ये यहाँ तक तो ये वाले सारे पोर्शन आ गए, तो लूप ऑफ हेनली फर्दर प्रोसीड करेगा, मेडुला पोर्शन में जाएगा। तो मेनली ये मेडुला पोर्शन में होते हैं, लेकिन कभी कभी नहीं भी होते हैं। तो इस टाइप से 2 कैटेगरी फॉर्म होती है
लूप ऑफ हेनली की वजह से। तो लूप ऑफ हेनली अगर मेड्यूला में है तो जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन बोलेंगे उस नेफ्रॉन को, और जिन नेफ्रॉन का लूप ऑफ हेनली मेडुला में बहुत कम है, कॉर्टेक्स में ही सारा कुछ उसका है, कॉर्टेक्स वाले पोर्शन में ही उसका मॉल्फिगन बॉडी है, पीसीटी है, डीसीटी है, ठीक है, और लूप ऑफ हेनली भी कॉर्टेक्स में है। तो ऐसे नेफ्रॉन को हम क्या बोल देंगे? कॉर्टिकल नेफ्रॉन। बट ऐसे नेफ्रॉन जिसका कि लूप ऑफ हेनली मेडुला तक जा रहा है उसको क्या बोलेंगे? जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात और एनसीईआरटी ने बोली है कि जो ये ग्लोमेरुलस था जो कि एफरेंट आर्टियोल्स के गुच्छे से बना हुआ था, फिर इनसे क्या निकलता है? इनसे निकलते हैं इफरेंट आर्टियोल जो कि पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि एक नेटवर्क बनाते हैं रीनल ट्यूब्यूल के अराउंड, ठीक है। उन रीनल ट्यूब्यूल से निकलता है एक माइन्यूट बेजल जो कि वासा रेक्टा का फॉर्मेशन करता है, जो कि लूप ऑफ हेनली के पैरेलली चलता है, रन करता है। इसको ऐसा समझते हैं। देखिए, ये बोल रहे हैं कि ये यहाँ से ये जो ग्लोमेरुलस था इससे निकला एफरेंट आर्टियोल, जिसने क्या किया कि ये एक ये रीनल ट्यूब्यूल जो है, ये पूरा येलो वाला पोर्शन रीनल ट्यूब्यूल था, ये इसकी चारों तरफ एक नेटवर्क बनाता है, ठीक है, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज का। उसमें से इन कैपिलरी में से एक माइन्यूट वेजल निकलता है, ठीक है, जो कि वासा रेक्टा, जैसे कि ये देखिए यहाँ पे ये वासा रेक्टा है, ये जो ब्राउन वाला है ये वासा रेक्टा है। तो इसने यहाँ से निकला और बहुत सारे कैपिलरी, मतलब एक तरीके से कैपिलरीज का गुच्छा सा बनाया, उसमें से एक निकलता है, एक माइन्यूट वेजल निकलता है जो कि ये लूप ऑफ हेनली के पैरेलली रन करता है। ये देख रहे हैं ब्राउन वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं वासा रेक्टा। और वासा रेक्टा ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में एब्सेंट होता है, क्योंकि देखिए जितने कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं उनमें ये वासा रेक्टा पाया ही नहीं जाता है, क्योंकि उनका जो नेफ्रॉन होता है वो कॉर्टेक्स में ही होता है, जबकि ये वाला पोर्शन जो है ये मेडुला तक जाता है फर्दर प्रोसीड करके। तो इसीलिए जब इनका लूप ऑफ हेनली ही कॉर्टेक्स में बंद हो जाता है, जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं, तो उसमें वासा रेक्टा नहीं पाया जाता है। ये भी एक एनसीईआरटी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मेंशन कर रखी है कि वासा रेक्टा जो होता है ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में एब्सेंट होता है। क्यों? इसलिए एब्सेंट होता है क्योंकि कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो होते हैं इनमें जो लूप ऑफ हेनली है वो इनके कॉर्टेक्स में होता है, मेडुला में होता नहीं, जबकि ये वासा रेक्टा जो है ये ग्लोमेरुलस का एक्सटेंशन है जो कि मेडुला पोर्शन में पाया जाता है। तो जो नेफ्रॉन मेडुला में पाए जाएंगे उन्हीं में वासा रेक्टा मिलेगा, उन्हीं के लूप ऑफ हेनली के पैरेलली वासा रेक्टा रन करेगा, और जो कॉर्टेक्स में पाए जाएंगे उनके लूप ऑफ हेनली के पैरेलल वासा रेक्टा रन नहीं करेगा।